साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, हर जगह पहले या आज भी दिल्ली वगैरह या कलकत्ता वगैरह इलाकों में रेड लाइट एरिया होते हैं, वेश्यावृत्ति होती है। थाईलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेश्यावृत्ति वाला देश है, सभी लोग जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये वेश्यावृत्ति की बातें क्यों करने लगे। लोग कहते रहते हैं कि आपको बताने का, प्रेजेंटेशन का तरीका बड़ा अच्छा है। अब क्या अच्छा है मुझे नहीं मालूम है, मैं तो सोचता रहता हूँ और मेरे ज़बान चलती रहती है। अब आपको अच्छा लगता है, धन्यवाद। और जिन्होंने लोगों को लिंक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए, मैं बात कर रहा था रेड लाइट एरिया की, वेश्यावृत्ति जहाँ होती है और अपना जिस्म बेचकर अपना जीविकोपार्जन करती है किसी न किसी रूप में। ये प्रश्न नहीं है कि क्यों करती है, इस प्रश्न में जानने की कोई आवश्यकता नहीं देखी साथियों। अब मैं घटना पर आना चाह रहा था। मैं लखनऊ जो इस समय है, पहले लखनऊ अवध हुआ करता था और इसकी राजधानी लखनऊ न होकर फैजाबाद हुआ करती थी। नवाबों के समय की बात कर रहा हूँ, वाजिद अली शाह के समय की, शायद 1822 के आसपास। एक बेटी का जन्म होता है वहाँ फैजाबाद में। गुलाम होते हैं इसके पिता। गुलामों के पास खाने पीते तक की दिक्कत होती है। गुलामी का जीवन कैसा होता है, बहुत कष्टकारी होता है। जनरली गुलाम लोगों के भाई बच्चे तो होंगे ही होंगे, लेकिन खुद खाने का ठिकाना नहीं है तो फिर करेंगे क्या। आज भी ऐसे कभी कदार केस आते हैं कि लोग अपने बच्चे बेच देते हैं। साथियों, तो ये मैं कह रहा था कि उस गुलाम ने, उसकी एक लड़की हुई, अब खुद ठिकाना नहीं था, उसने बेच दिया अपनी लड़की। बिकते बिकते ये वाजिद अली शाह जो नवाब थे अवध के, उनके हरम में आ गई। हरम जान लेना, हरम को एक तरीके से आज जो रेड लाइट एरिया होते हैं वही समझ लीजिए, क्योंकि हरम का कोई जीवन नहीं होता। यद्यपि कहा जाता है कि वो राजाओं के लिए होता है, लेकिन वहाँ कोई देखने वाला नहीं होता कि किसके साथ क्या होने वाला, किस लड़की के साथ। कोई वो मानवाधिकार वगैरह संगठन तो होते नहीं है कि उसकी वो आवाज़ उठाई कि इन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया। लेकिन इस माहौल में भी वो लड़की कितना स्वाभिमान थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीलिंग्स थी। अब सोचिए कि लोग मोटिवेशन की बात करते हैं रेड लाइट एरिया में या नवाबों के हरम में, कोई लड़की जो है सत्संग की बात करे और पॉजिटिव बात करे और आगे बढ़ने की चाहत हो, तो कोई आसान बात है। खैर, राजा को वाजिद अली शाह को वो लड़की बहुत अच्छी लगने लगी। अब राजाओं का क्या था, जिस पे दिल आ गया, वही कहते दिल आ गया गधी पर तो परी क्या चीज़ है। वाजिद अली शाह ने उसको अपनी रानी बनाने का फैसला किया। वहाँ आजकल की तरह तो एक पत्नी वाला होता नहीं था, तो जिस पे आ गया तो शादी कर ली। अब फिर उसको राजा वाजिद अली शाह के
को जो लड़कियां हरम की समझ में आ जाती थी, वो एक परी ग्रुप था। परी ग्रुप मतलब जो टॉप उनका जिस पे दिल आ गया कि मान लो 100 लड़कियां हैं, 100 में 20 अच्छी लगने लगी तो 20 लोग परी ग्रुप में आ गए। तो इस लड़की की जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, इनको महक परी कहने लगे। महक परी अब हो गई तो खैर उसको इंटरेस्ट था, तो जो इच्छा थी राजा ने सिखाना विखाना संगीत वगैरह चालू कर दिया। अब कोई हरम की दासी से वो राजा के दिलों में आ गई थी। अच्छा, इसके बाद राजा से उसको एक बेटा हो गया। अब भाई बेटा हो जाने के बाद तो वैल्यू बढ़ जाती है। तब राजा ने उसका नाम फिर बदल दिया। बहुत खुश हो गए राजा। राजा ने उसका नाम दिया हजरत महल। राजा की बेगम थी और हजरत महल, उसी का नाम जो है बेगम हजरत महल। इतिहास जो है लोग पढ़ाते तो है, लेकिन बेगम हजरत महल पढ़ाते हैं, लेकिन बेगम हजरत महल किस परिवेश से यहाँ तक आई, किस निगेटिव हालातों में, ये भी तो सीखने की ज़रूरत है। ये लोग नहीं बताते हैं। थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी आदत है कि हम क्या सीखें, अपने जीवन में क्या अनुकरण करें, इससे खराब तो हमारे हालात नहीं होंगे ना। तो यही बेगम हजरत महल जिसने जो है 1857 की क्रांति में, चिनाहट की लड़ाई में और ये सब लड़ाई में अंग्रेज़ों की धज्जियाँ उड़ा दी थी। अंग्रेज इतना डरते थे उससे। खुद हाथी पर सवार होकर लड़ने जाती थी और रेजिडेंसी जो लखनऊ में बनी उसका घेरा डाल दिया था। काफ़ी अंग्रेज़ों की कब बन गई थी। अपने लड़के ब्रिटिश कद्र को वाजिद अली साहब को तो अंग्रेज़ों ने जो है कलकत्ता भेज दिया था। अपने लड़के को नवाब बनाकर 7-8 महीने शासन किया, उसके नाम से फरमान जारी कर दी थी, जबकि कुछ ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी उसको। महिलाओं की फौज बनाई थी। सोचिए, आसपास के राजाओं की नियमित ये बैठक लेती थी सप्ताह में 2-3 बार। झांसी की रानी की बात करते हैं तो झांसी की रानी तो पहले झांसी की रानी थी, ये तो कुछ भी नहीं थी, और अपने दम पर। और जबकि जब कलकत्ता में इनको अंग्रेज़ों ने भेज दिया था तो उनको तलाक भी दे दिया था। इन हालातों में शुरू हुआ सफ़र एक गुलाम की बेटी, और यहाँ राजा ने तलाक दे दिया। उसके बाद अपने लड़के को अवध का नवाब घोषित कर देना और पूरा प्रशासन 7-8 महीने चलाए रहना, आस पास के राजाओं को पत्र लिखना, कितनी गजब की क्षमता थी। साथियों, आपके साथ मज़ा आ रहा है बात करने में। भावना जी बहुत बहुत धन्यवाद, और शक्ति जी, सुबोध जी, शुक्ला जी, के श्रीवास्तव जी, अनिल श्रीवास्तव जी, खुशबू जी, क्या कहते हैं, दिनेश जी, निरंकार जी, सोनिका जी, श्वेता साहू जी, संतोष जी, जितने भी लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कोटि कोटि धन्यवाद कि आज आपने मुझे 0 से 8 देशों में पहुंचा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपके साथ ये कारवां चलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।